guys, this is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the novel Through the Looking Glass which was written by Lewis Carroll. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्रू द लुकिंग ग्लास नॉवल के बारे में जिसको लिखा है लेविस कैरॉल ने. सो हम देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम इस नॉवल से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. सो विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. जो ऑथर है लेविस कैरॉल, उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द नॉवल. जो ये नॉवल है थ्रू द लुकिंग ग्लास, इसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे. एंड देन विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स. देखो गाइज, यहाँ पर इस वीडियो में मैं इस नॉवल की समरी डिस्कस नहीं कर रही हूँ. वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि इस नॉवल के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और अगर मैं यहीं पर आप लोगों को समरी एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. दूसरा, आप लोग कैरेक्टर्स को भी ठीक से नहीं समझ पाओगे. सो इस वीडियो में मेन कैरेक्टर्स पर फोकस करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे. एंड इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट समरी इन हिंदी. एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके चैप्टर वाइज भी मैं समरी एक्सप्लेन करूँ, एनालिसिस एक्सप्लेन करूँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. में वो वीडियोज़ भी एक्सप्लेन कर दूंगी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. So this novel was written by Lewis Carroll, pseudonym of Charles Lutwidge Dodson. देखो, जो ये नावल है थ्रू द लुकिंग ग्लास, इसको लिखा है लेविस कैरॉल ने. इन्होंने अपना मतलब सिडोनियम, इस वर्ड का मतलब क्या होता है ना कि मतलब जो बेसिकली राइटर्स होते हैं वो अपनी राइटिंग्स के लिए अपना कोई नेम चेंज कर लेते हैं. तो इनका जो नाम था ना लेविस कैरॉल का, पहले वो ये था चार्ल्स लिटविज डॉटसन. लेकिन इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया. जो ऑथर्स अपना नेम चेंज कर लेते हैं उसको हम सिडोनियम कहते हैं. तो लेविस कैरॉल इन्होंने अपना नाम रख लिया. इनका पेन नेम जो था वो ये था. बॉर्न ऑन जनवरी 27, 1832 डेयर्सबरी इंग्लैंड. जो लेविस कैरॉल हैं इनका 27 जनवरी 1832 को जन्म हुआ था डेयर्सबरी इंग्लैंड में. He was an English logician, mathematician, novelist, poet and a photographer. देखो, जो लेविस कैरॉल हैं ये इंग्लिश लॉजिशियन है, मैथमेटिशियन है, नॉवलिस्ट है, पोइट है और एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे. स्पेशली रिमेंबर्ड फॉर हिज मास्टरपीस एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड which was written in 1865 and it's a sequel Through the Looking Glass which was written in 1871. and today in this video we'll discuss about this sequel. देखो गाइस, जो लेविस कैरॉल हैं उन्हें बेसिकली किस लिए रिमेंबर किया जाता है, किस लिए याद किया जाता है? फॉर हिज मास्टरपीस, उनका मास्टरपीस. और उनका मास्टरपीस किसे माना जाता है? एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड विच वॉज रिटन इन 1865. लेविस कैरॉल ने 1865 में एक नावल लिखी एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड. और इसके थोड़े टाइम बाद, मतलब इस नावल के 6 साल बाद, इन्होंने इस नावल का एक सीक्वल लिखा थ्रू द लुकिंग ग्लास, जिसको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो इनको इन दोनों वर्क्स के लिए ही, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड एंड इट्स सीक्वल थ्रू द लुकिंग ग्लास, इन दोनों काम के लिए ही लेविस कैरॉल को याद किया जाता है और इन दोनों काम को इनके मास्टरपीस की तरह कंसीडर किया जाता है. ही डाइड ऑन 14 जनवरी 1898. 14 जनवरी 1898 को इनकी डेथ हो गई थी. सो गाइज, ये तो हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस नॉवल थ्रू द लुकिंग ग्लास. सो दिस नॉवल वाज पब्लिश्ड ऑन 27 दिसंबर 1871. ये जो नावल है 27 दिसंबर 1871 को फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई. इट इज़ अ लेविस कैरॉल्स सीक्वल टू एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड विच वॉज रिटन इन 1865. तो देखो, जो ये नावल है मतलब थ्रू द लुकिंग ग्लास, ये बेसिकली एक सीक्वल है किस नावल का? एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड. लेविस कैरॉल ने पहले 1865 में एक नावल लिखी थी एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड और उस नावल का इन्होंने 1871 में एक सीक्वल निकाला थ्रू द लुकिंग ग्लास के नाम से. And here Alice enters in a fantastic world by climbing through the mirror into the world that she sees beyond it. So देखो, इस नॉवल थ्रू द लुकिंग ग्लास में क्या होता है? इसकी प्रोटैगनिस्ट तो सबसे पहले है एलिस. तो जो एलिस है ना, वो एक फैंटास्टिक वर्ल्ड में पहुंच जाती है. और वो फैंटास्टिक वर्ल्ड क्या है? सीज बियॉन्ड द मिरर. जो वर्ल्ड हम मिरर के उस पार देखते हैं. देखो, फंटेस्टिक वर्ल्ड में वो किस तरीके से एंटर करती है. एक मिरर है, उस मिरर पर चढ़कर वो मिरर के अपोजिट साइड पहुंच जाती है, मिरर के जस्ट अपोजिट पहुंच जाते हैं कि आखिर मिरर के अंदर की दुनिया में क्या होता है. एंड इट्स सजेस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन, एवरीथिंग इज रिवर्स्ड इंक्लूडिंग लॉजिक्स, रनिंग, वॉकिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा.
सो गाइस देखो, जब एलिस मिरर वर्ल्ड में पहुंच जाती है, मतलब मिरर के अपोजिट जो वर्ल्ड है उसमें पहुंच जाती है, तो देखा जाए तो ये उस मिरर का रिफ्लेक्शन वर्ल्ड है। तो यहाँ पर जो एलिस चीज़ें देखती है, एवरीथिंग इज रिवर्स्ड, हर चीज़ उस वर्ल्ड में अपोजिट है इस वर्ल्ड के। जो वर्ल्ड मिरर के बाहर है उस वर्ल्ड के अपोजिट है हर चीज़ इनसाइड द मिरर, इंक्लूडिंग लॉजिक्स। की जब एलिस रन करती है, भागती है, वॉक करती है किसी चीज़ की तरफ, तो वो उस चीज़ की तरफ पहुंचने की बजाय दोबारा उसी प्लेस पर आ जाती है जहां से वो वॉक करना स्टार्ट करती है। ये चीज़ें हम समरी में डिस्कस करेंगे। सो एवरीथिंग इज रिवर्स्ड इन द मिरर वर्ल्ड। सो गाइज, अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपको ध्यान से समझना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो अबाउट इट, बिकॉज आप ये नॉवल पढ़ रहे हैं, ये किसी नॉवल का सीक्वल है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वन। देखो, ओरिजिनल वन नॉवल कौन सी थी? एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, और हम इसे एलिस इन वंडरलैंड भी कहते हैं। सो ये ओरिजिनल नॉवल थी एंड इट्स सीक्वल, और इस नॉवल का सीक्वल कौन सा था? थ्रू द लुकिंग ग्लास। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं सम डिफरेंसेस बिटवीन द ओरिजिनल नॉवल विच वाज एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड एंड इट्स सीक्वल विच इज थ्रू द लुकिंग ग्लास, कि इन दोनों नॉवल के बीच में हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। सो गाइस देखो, जो सीक्वल है थ्रू द लुकिंग ग्लास बिगिंस इनसाइड ऑन अ स्नोई November 4th। सो देखो, जो सीक्वल है वो स्टार्ट होता है इन द मिरर वर्ल्ड, इनसाइड द मिरर वर्ल्ड ऑन अ स्नोई November 4th। स्नोई डे मतलब विंटर्स में स्टार्ट होता है, जिस टाइम पर स्नो पड़ती है 4 नवंबर को इनसाइड द मिरर वर्ल्ड। वाइल वंडरलैंड बिगैन आउटसाइड ऑन अ सनी May 4th। तो देखो, अपोजिट क्या है कि जो एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड था वो कब स्टार्ट होती है? आउटसाइड द मिरर वर्ल्ड स्टार्ट होती है ऑन अ सनी डे, मतलब बहुत धूप वाले दिन होते हैं, समर होता है, May 4th। Sequel employs the imagery of chess, whereas Wonderland employs the imagery of playing cards। देखो, जो सीक्वल है थ्रू द लुकिंग ग्लास उसमें चेस की इमेजरी दिखाई गई है, जबकि जो एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड है उसमें इमेजरी ऑफ प्लेइंग कार्ड दिखाई गई है, प्लेइंग कार्ड्स की इमेजरी उसमें शो की गई है। ये इसका सेकेंड मेन डिफरेंस है। एंड थर्ड मेन डिफरेंस विच इज़ द लास्ट ऑल्सो, टाइम एंड स्पेस इज वेरी डिजलिंग इन सीक्वल वाइल इट चेंज ड्रेस्टिकली इन वंडरलैंड। जो हम सीक्वल पढ़ रहे हैं थ्रू द लुकिंग ग्लास, इसमें जो टाइम है और जो स्पेस है दैट इज़ वेरी डिजलिंग, और जबकि जो आप लोगों की ओरिजिनल वन है एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, उसमें जो टाइम है वो ड्रेस्टिकली चेंज होता है, लेकिन जो थ्रू द लुकिंग ग्लास है इसमें टाइम बहुत डिजली चेंज होता है, बहुत मतलब कभी भी कुछ भी सीन स्टार्ट हो जाता है। एंड बोथ बुक्स आर कंसीडर्ड एज दी वर्क्स ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। देखो, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड और थ्रू द लुकिंग ग्लास, दोनों ही नॉवेल्स को, दोनों ही बुक्स को चिल्ड्रन लिटरेचर के अंडर कंसीडर किया गया है। एंड आफ्टर 6 years ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, when he came to consider a sequel through the looking glass, he had plenty of ideas। देखो, 1865 में इन्होंने लिखी थी एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, और इसके 6 साल बाद इन्होंने सीक्वल लिखा है, तो इन्हें बहुत टाइम मिल गया था इस नॉवल में और आइडियाज डालने के लिए। They had a lot of times to add plenty of ideas in this novel। So guys, when Dodgson was in London, he met a little girl named Alice Raikes। देखो, ये बता रहे हैं कि इन्हें ये नॉवल लिखने का जो आइडिया है वो कहाँ से मिला। जब डॉडसन लंदन में रहते थे तो ये एक छोटी बच्ची से मिलते हैं जिसका नाम होता है एलिस राइकेस। सो ये एलिस को अपने घर के अंदर इनवाइट करते हैं और उसके हाथ में एक ऑरेंज देकर पूछते हैं कि अब ये ऑरेंज तुम्हारे किस हाथ में है। तो एलिस कहती है कि ऑरेंज मेरे राइट हैंड में है। एंड देन जो लेविस कैरोल है वो उसे ले जाते हैं मिरर के सामने, और मिरर के सामने ले जाकर वो दोबारा उससे पूछते हैं कि अब ऑरेंज तुम्हारे किस हाथ में है। एंड देन वो कहती है कि अब भी ये मेरे राइट हैंड में ही है, बिकॉज जो मिरर है उसमें तो हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। सो इस तरीके से एलिस यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। सो ऑथर वॉज डिलाइटेड विद हर आंसर एंड डिसाइडेड दैट हिज न्यू बुक वुड बी अबाउट द वर्ल्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लुकिंग ग्लास। देखो, जो एलिस रेकिस को ये इनवाइट करते हैं घर पर, उसको ऑरेंज देकर जब ये मिरर के सामने ले जाते हैं तो एलिस इस तरीके के आंसर्स देती है कि मैं यहाँ पर आउटसाइड द मिरर वर्ल्ड हूँ, और अगर मैं मिरर की बात करूँ तो ये ऑरेंज मेरे लेफ्ट हैंड में है क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर आउटसाइड द मिरर वर्ल्ड ये मेरे राइट हैंड में ही है। तो जो डॉडसन होते हैं, मतलब जो लेविस कैरोल होते हैं, वो इस आंसर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि जो उनकी नेक्स्ट नॉवल होगी दैट वुड बी अबाउट द वर्ल्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लुकिंग ग्लास, कि लुकिंग ग्लास के अपोजिट साइड किस तरीके का वर्ल्ड है उसके बारे में उनकी नेक्स्ट नॉवल होगी। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस नॉवल। नाउ विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ मेन कैरेक्टर्स और लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स यू कैन से।
सो एलिस, सबसे पहले कैरेक्टर आता है हमारे पास एलिस. सो एलिस इज 7.5 year old गर्ल प्रोटैगनिस्ट. एलिस जो है इस नॉवल में वो 7.5 साल की एक लड़की है जो इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट भी है. हर ड्रीम्स लेड टू हर एडवेंचर्स इन लुकिंग ग्लास वर्ल्ड. ये सपने में लुकिंग ग्लास वर्ल्ड में पहुंच जाती है. देन आती है किटी. जो किटी है ये एलिस की कैट होती है. देन रेड क्वीन. रेड क्वीन जो है शी इज़ वेरी डोमिनियरिंग ऑफिशियस विमेन ब्रिंग्स एलिस इनटू द चेस गेम सिविल बट अनप्लीजेंट. जो रेड क्वीन है, जब एलिस मिरर वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाती है और वो चेस खेलना चाहती है तो रेड क्वीन ही उसकी हेल्प करती है, वो ही उसे चेस गेम में लेकर आती है. रेड क्वीन इज़ वेरी सिविल बट अनप्लीजेंट समहाउ. देन वाइट क्वीन, अनटाइडी disorderly mess of a woman, explains the properties of looking glass world including the reversal of time and need to believe in impossible. So white queen आती है उसके बाद. white queen is untidy, disorderly mess of a woman, और वो ही एलिस को एक्सप्लेन करती है कि लुकिंग ग्लास में हर चीज़ अपोजिट होती है. लुकिंग ग्लास वर्ल्ड की जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो एलिस को एक्सप्लेन करती है और बताती है कि लुकिंग ग्लास वर्ल्ड में जो टाइम है, जो मतलब हर चीज़ जो है वो अपोजिट हो जाती है. देन रेड किंग. रेड किंग जो है स्लीपिंग किंग है, वो सोते हुए ही हमें मिलते हैं. ट्विडली डम एंड ट्विडली डी थिंक्स एलिस इज नॉट एग्जिस्ट एंड शी एग्जिस्ट ओनली इन रेड किंग्स ड्रीम. यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो रेड किंग जो है वो स्लीपिंग किंग है और जो ट्विडली डी और ट्विडली डम होते हैं वो ये सोचता है कि एलिस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो तो सिर्फ रेड किंग के ड्रीम में एग्जिस्ट करती है, एलिस यहाँ पर रियल में नहीं है. देन वाइट किंग. वाइट किंग ओल्ड विद शैगी हेयर, plays blue eyes, gentle face, kind and noble companion of Alice, rescues Alice from Red Knight, leads Alice to the final scare. तो देखो जो वाइट किंग है वो बूढ़े हैं, शैगी हेयर है, उनके ब्लू आइज है, जेंटल फेस, काइंड है, बहुत ज़्यादा नॉबल हैं, एलिस के कंपेनियन बनते हैं और एलिस को रेड नाइट से बचाते हैं और एलिस को फाइनल स्केयर तक पहुंचने में हेल्प करते हैं. देन रेड नाइट जो है अटेम्प्ट्स टू कैप्चर एलिस. रेड नाइट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं एलिस को एंड देन ही लेटर कैप्चर्ड बाय वाइट नाइट. इनफैक्ट ये कैप्चर करने की कोशिश करते हैं एलिस को, लेकिन इसे ही वाइट नाइट कैप्चर कर जाता है. देन हम्प्टी डम्प्टी, कंटेम्पशियस एग लाइक मैन. देखो ये हम्प्टी डम्प्टी जो है ये एक एग लाइक मैन होता है. नर्सरी राइम कैरेक्टर हम पढ़ते हैं ना, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, इस तरीके का ये कैरेक्टर है. एग होता है ये और एग लाइक मैन है, मतलब ट्रीट्स एलिस वेरी रूडली एंड एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ जैबरवकी. एलिस को जो हम्प्टी डम्प्टी है वो बहुत रूडली ट्रीट करता है और जैबरवकी एक पोएम है उसका मतलब एक्सप्लेन करता है, जिस पोएम को एलिस कहती है नॉनसेंसिकल पोएम, क्योंकि इस पोएम का कोई मीनिंग ही नहीं होता है. देन ट्विडली डी एंड ट्विडली डम, पेयर ऑफ अ लिटिल फैट मैन ड्रेस्ड एज स्कूल बॉयज. ट्विडली डी और ट्विडली डम पेयर है फैट मैन का जो कि स्कूल बॉयज की तरह अपीयर होते हैं. देन यूनिकॉर्न, mythical beast that resembles a horse with a long horn, battles the lion, believes Alice to be a monster. जो यूनिकॉर्न है वो एक mythical beast है और वो हॉर्स ही एक तरीके से विद अ लॉन्ग हॉर्न, एक हॉर्न है इसीलिए उसको यूनिकॉर्न कहा गया है. और वो लायन के साथ बैटल करता है और वो बिलीव करता है, वो मानता है कि जो एलिस है वो एक मॉन्स्टर है. देन लायन बैटल्स विद द यूनिकॉर्न, वो यूनिकॉर्न के साथ फाइट करता है. लायन एक्शंस इमिटेट एलिस नर्सरी राइम अबाउट द लायन एंड यूनिकॉर्न. जब लायन और यूनिकॉर्न आपस में फाइट करते हैं तो लायन की अपीयरेंस से जो एलिस है उसे नर्सरी राइम याद आ जाती है अबाउट लायन एंड द यूनिकॉर्न. जो लायन और यूनिकॉर्न की नर्सरी राइम होती है वो उसे याद आ जाती है. देन हागा एंड हट्टा, बोथ ऑफ देम आर वाइट किंग्स मैसेंजर. ये वाइट किंग के मैसेंजर होते हैं. हैगा इज द मार्च हियर एंड हट्टा इज द मैड हैटर फ्रॉम एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड. देखो जो हैगा है और जो ये हट्टा है ये दोनों ही कैरेक्टर एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड में भी होते हैं, वहाँ पर इनका नाम मार्च और मैड हैटर होता है. देन द शीप जो है वो एक ओल्ड शॉपकीपर होती है, मतलब एक ओल्ड शॉपकीपर होता है, क्रैंकी एंड रूड टू एलिस. वाइट क्वीन ट्रांसफॉर्म्स हिम इनटू अ शीप. वाइट क्वीन जो होती है वो इसको शीप में ट्रांसफॉर्म कर देती है. देन द ग्नैट इज एलिस कंपेनियन इन द ट्रेन फॉरेस्ट. जब एलिस फॉरेस्ट में पहुंच जाती है तो ग्नैट उसका कंपेनियन बनता है. ग्रोज फ्रॉम नेचुरल इंसेक्ट साइज टू एज लार्ज एज अ चिकन. वो छोटे से छोटा इंसेक्ट बन सकता है, साथ ही चिकन जितना बड़ा भी हो सकता है. देन द फॉन जो है एलिस कंपेनियन थ्रू हर ट्रेवल्स इन द वुड. जब एलिस फॉरेस्ट में होती है फॉन भी उसका कंपेनियन होता है ट्रेन में जब ये ट्रैवल करते हैं. एंड बोथ ऑफ दैम फॉरगेट्स द नेम ऑफ द थिंग्स. दोनों ही चीज़ों के नाम भूल जाते हैं, ये हर चीज़ के नाम भूल जाते हैं. देन टाइगर लिली इज अ टॉकिंग फ्लावर, बात करती है एलिस से. स्पीक्स सिविली टू एलिस.
हैज़ सम अथॉरिटी ओवर द अदर फ्लावर्स। एलिस से बहुत सिविली बात करती है, अच्छे से बात करती है, और जो अदर फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स हैं उनके ऊपर इसकी कुछ अथॉरिटी है, ये सभी फ्लावर्स से सुपीरियर होती है। देन द रोज, रोज भी एक टॉकिंग फ्लावर है बट स्पीक्स रूडली टू एलिस, एलिस से रूडली बात करता है। एंड देन वायलेट, वायलेट भी एक टॉकिंग फ्लावर है, ऑल्सो स्पीक्स रूडली टू एलिस, ये भी एलिस से रूडली ही बात करता है। देन द डेजीज, डेजीज भी टॉकिंग फ्लावर्स है, एक्सट्रीमली चैटी, क्वाइट डाउन व्हेन एलिस थ्रेटन्स टू पिक देम, बहुत बातूनी है, बहुत बातचीत करते हैं द डेजीज जो हैं, और एलिस की इस धमकी पर वो चुप होते हैं जब एलिस उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें तोड़ लूंगी अदरवाइज चुप हो जाओ, तब वो चुप होते हैं। देन लिली, लिली द वाइट क्वींस डॉटर, जो वाइट क्वीन है उसकी बेटी है लिली। एलिस टेक्स लिलीज प्लेस एज अ वाइट पान इन द चेस गेम। देखो जो चेस गेम चल रही होती है ना इस नॉवल में, वहाँ पर लिली क्या ही प्लेस लेती है एलिस, एलिस जो है लिली का प्लेस लेती है। लिली उस चेस गेम में एज अ वाइट पॉन होती है, और वाइट पॉन की जगह पर एलिस का नाम होता है, मतलब खेलती है बट एलिस का ही, अगर मतलब लास्ट तक वाइट पॉन पहुंची तो क्वीन एलिस ही बनेगी, ऐसा होता है। तो लिली के प्लेस पर चेस में कौन रिप्रेजेंट है? एलिस। देन द गॉड पैसेंजर ऑन द ट्रेन विद एलिस, जब एलिस ट्रेन में ट्रैवल करती है तब उसके साथ पैसेंजर होती है। देन अ मैन इन वाइट पेपर, एक मैन होता है वाइट पेपर में, पैसेंजर होता है, ये भी एलिस के साथ ट्रेन में। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे माइनर कैरेक्टर्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ समरी में डिस्कस कर लूँगी। सो गाइज ये था आज इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया थ्रू द लुकिंग ग्लास का इंट्रोडक्शन, मेन कैरेक्टर्स, और साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू द ऑथर लेविस कैरोल। एंड वेरी सुन आई अपलोड द कंप्लीट समरी। एंड एज आई टोल्ड यू कि अगर आप चाहते हैं कि हम चैप्टर वाइज भी समरी डिस्कस करें देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर अब भी आप लोगों को कोई डाउट है देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और इवन ऑन माई व्हाट्सएप। मैं तीनों ही चीज़ों के लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। गाइज डू सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।